तो हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अपन अब अपने लास्ट टॉपिक के तरफ ब्रांच चेन कीटो एसिड, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म देख रहे हैं। ठीक है, ब्रांच चेन अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं आप सबको पता ही होगा। वेलिन, बेसिक केमिस्ट्री है, वेलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। ठीक है, ये तीन जो है ये आपके ब्रांच चेन अमीनो एसिड है। इन तीनों का मेटाबॉलिज्म साथ में देखेंगे। मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बेसिक जो है ओरिएंटेशन क्या, ये मेन जो वीडियो है ये मेपल सिरप यूरिन डिजीज़ पे आपका जो क्वेश्चन आता है। अपन मेटाबॉलिज्म भी देखेंगे सबसे पहले इसका, और उसके बाद डिसीज़ डिस्कस करेंगे मेपल सिरप यूरिन डिजीज़, वो अच्छे से डिस्कस। ठीक है, तो वेलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन, अगर इनकी तीनों की अपन बात करूँ तो वेलिन जो होता है ये आपका ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड है। ल्यूसिन जो है ये आपका है, ल्यूसिन जो है कीटोजेनिक अमीनो एसिड है। और आइसोल्यूसिन जो है इट इज़ बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक। ठीक है, मतलब क्या है, अपन ऐसे ही लाइन से ही याद रखना और ऐसे ही ध्यान रखना है। सबसे पहला अपन ने पढ़ा था वेलिन जो ग्लूकोजेनिक है, ल्यूसिन जो कीटोजेनिक है और आइसोल्यूसिन जो बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक है। मतलब ये ग्लूकोज बनाएगा, ये कीटोन बॉडीज़ बनाएगा और ये बोथ बनाएगा। ठीक है, तो अपन देखेंगे। और ये तीनों जो है ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, अपने एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, डाइट में इनकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अपन अगर इसके मेटाबॉलिज्म को देखें तो वेलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन तीनों के मेटाबॉलिज्म को साथ में ही देख रहे हैं अपन। ठीक है, वेलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। सबसे पहला स्टेप कैटाबॉलिज्म अमीनो एसिड का फर्स्ट वीडियो अपन ने बताई थी, ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन। सो इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांस एमिनेज एंजाइम, ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन होता है तो क्या बनते हैं, करस्पॉन्डिंग अल्फा कीटो एसिड्स बनते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग अल्फ़ा कीटो एसिड्स बनते हैं। तो वेलिन से करस्पॉन्डिंग उसका अल्फ़ा कीटो एसिड बनेगा, ल्यूसिन से करस्पॉन्डिंग उसका अल्फ़ा कीटो एसिड, और आइसोल्यूसिन से। अब इनके नाम अलग अलग होते हैं, वो नाम याद भी नहीं होंगे और अपन डिस्कस भी नहीं कर रहे, बस ऐसा एक फाइनल चार्ट बना रहे हैं। ठीक है, बेसिक जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है आपका, मेजर जो अभी तक इसका मेटाबॉलिज्म नहीं पूछा है, और पूछे तो भी ये बनाना है जो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इनका फिर फर्दर मेटाबॉलिज्म होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रांच्ड चेन अल्फ़ा कीटो एसिड जो बने हैं ये अपने ब्रांच्ड चेन अल्फ़ा कीटो एसिड डीहाइड्रोजनेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये जो अपन डिजीज़ पढ़ेंगे इसमें ही आएगा। और पीएलपी, इट रिक्वायर्स पीएलपी एज कोफैक्टर। ठीक है, इट रिक्वायर्स टीपीपी एज कोफैक्टर, थियामिन पायरोफॉस्फेट। ठीक है, हर रिएक्शन में अपन पीएलपी पीएलपी पढ़ रहे थे, बाकी इसमें इट रिक्वायर्स टीपीपी एज कोफैक्टर। ठीक है, थियामिन पायरोफॉस्फेट, और इससे जो अपना बन जाएगा एसाइल को एंजाइम ए, करस्पॉन्डिंग एसाइल को एंजाइम में बन जाएंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग इससे रिलेटेड, इससे तो असाइल कोएंजाइम में बन गया। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ असाइल कोएंजाइम में डीहाइड्रोजनेस, असाइल कोएंजाइम में डीहाइड्रोजनेस की मदद से अब ये तीनों अलग अलग कंपाउंड में टूट जाएंगे। तो वेलिन अपना कौन सा था, ग्लूकोजेनिक था। ग्लूकोजेनिक के लिए फाइनली क्या बनता है अपने पास, अपन ने अभी तक देखा सक्सिनाइल कोएंजाइम में बन जाएगा, उससे फिर फर्दर ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, तो ये वेलिन का लिखा मैंने। ल्यूसिन क्या था, कीटोजेनिक था, तो इससे फाइनली बनेगा एसेटो एसेटेट, जिससे फिर फैट बन जाएगा। ठीक है, और आइसोल्यूसिन मैंने बताया बोथ था, तो इसमें दोनों बनते हैं, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए भी बनता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए भी बनता है। ठीक है, तो इससे ग्लूकोज बन जाएगा, इससे फैट बन जाएगा। तो ये इनका मेटाबॉलिज्म था। फाइनली बस सबसे पहले ध्यान रखना है ट्रांस एमिनेशन, उससे करस्पॉन्डिंग अल्फा कीटो एसिड्स बन गए। देन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डीहाइड्रोजनेस इन द प्रेजेंस ऑफ थियामिन पायरोफॉस्फेट असाइल कोएंजाइम है। देन डीहाइड्रोजनेस स्टेप से ये ध्यान है तो ये बना दोगे आप खुद ही। वेलिन ग्लूकोजेनिक है, ल्यूसिन जो आपका कीटोजेनिक है, एंड आइसोल्यूसिन जो है ये बोथ ग्लूकोजेनिक एज वेल एज कीटोजेनिक है। ठीक है, तो अब अपन आते हैं क्लिनिकल के ऊपर। मेपल सिरप यूरिन डिजीज़, नाम से क्या पता चल रहा है, मेपल सिरप यूरिन डिजीज़। इस डिजीज़ का नाम इसलिए रखा गया ड्यू टू करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ यूरिन, ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ यूरिन, कि इन परसेंट के यूरिन की जो स्मेल होती है ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन स्मेल, जो होती है बर्नड शुगर के जैसी स्मेल होती है, बर्नड शुगर या फिर मेपल शुगर के जैसी यूरिन में स्मेल होती है। ठीक है, तो नेम इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ यूरिन सिमिलर टू बर्नड शुगर और मेपल शुगर ड्यू टू एक्सक्रीशन ऑफ ब्रांच चेन कीटो एसिड। ठीक है, ब्रांच चेन कीटो एसिड का एक्सक्रीशन होता है यूरिन में, इसलिए ऐसी स्मेल आती है। और इसमें जो एंजाइम डिफेक्टिव होता है, सो डिफेक्टिव एंजाइम जो होता है वो आपका अपन ने ऊपर ही देख लिया, ब्रांच्ड चेन अल्फ़ा कीटो एसिड डीहाइड्रोजनेस की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है,
और इसकी डेफिशिएंसी है तो करस्पॉन्डिंग अल्फ़ा कीटो एसिड्स बढ़ जाएंगे और वो यूरिन में पास आउट होंगे। उसकी वजह से जो यूरिन की स्मेल होगी वो बर्न शुगर या मेपल शुगर की जैसी होगी। तो ये बायोकेमिकल डिफेक्ट है इसके अंदर, और इससे क्या हो रहा है वो रिएक्शन लिख लिया अपन ने, ठीक है। और इसको अपन एक और नाम देते हैं ब्रांच्ड चेन कीटोन्यूरिया, क्योंकि ब्रांच चेन कीटो एसिड्स यूरिन में पास आउट हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रांच चेन कीटोन्यूरिया, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स की अगर अपन बात करें, इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो जो डिज़ीज़ है फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में स्टार्ट हो जाती है, फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में स्टार्ट हो जाती है। और इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो मेंटल रिटार्डेशन, कन्वल्जन्स आते हैं, कन्वल्जन्स, मेंटल रिटार्डेशन, वॉमिटिंग। तो ये सब क्यों हो रहा है? सीएनएस के मैनिफेस्टेशन इसलिए आ रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन इसलिए आ रहे हैं ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ रेस्पेक्टिव कीटो एसिड्स जो ब्रेन में अक्यूमुलेट हो गए हैं, उसकी वजह से सीएनएस के सिम्टम्स आ रहे हैं, मेंटल रिटार्डेशन, कन्वल्शंस, वॉमिटिंग और ये सब हो रहा है, ठीक है। सीवियर एसिडोसिस भी होती है, सीवियर एसिडोसिस होती है इसके अंदर, ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि ये कीटो एसिड्स है बॉडी में अक्यूमुलेट हो रहे हैं ब्लड के अंदर, तो सीवियर एसिडोसिस हो गई है और डेथ हो जाती है विदिन 1 ईयर, 1 साल तक डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो बहुत सीवियर डिसऑर्डर है, फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में मैनिफेस्ट होता है, मेंटल रिटार्डेशन, कन्वल्शंस, वॉमिटिंग, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, और सीवियर एसिडोसिस ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ कीटो एसिड्स, और डेथ अकर्स विद इन 1 ईयर। अगर इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें तो इसकी अगर लैब इन्वेस्टिगेशन अपन करें तो लैब इन्वेस्टिगेशन में यूरिन में ब्रांच चेन कीटो एसिड्स पास आउट होंगे, मेपल शुगर और बर्न शुगर की स्मेल आएगी, ठीक है। और कीटो एसिड्स है ये तो रोथरा टेस्ट जो अपन ने पढ़ा था वो पॉजिटिव आएगा, रोथरास टेस्ट। और एंजाइम की एनालिसिस कर सकते हैं डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए कि ये एंजाइम जो है अपना ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेस, इसकी एनालिसिस कर सकते हैं, एलाइजा और वो सब मेथड्स है कि एंजाइम की कितनी डेफिशिएंसी है कि नहीं है, ठीक है। ट्रीटमेंट की अगर अपन बात करें तो वही है कि डाइट विथ लो कंसनट्रेशन, या फिर डाइट मत दो ऐसे अमीनो एसिड की ब्रांच चेन अमीनो एसिड को डाइट में लेना रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सा ट्रीटमेंट है इसका। अब इसी का एक माइल्ड वेरिएंट भी होता है, ये तो डिजीज़ बहुत सीवियर थी और 1 साल में बच्चा मर रहा है, ठीक है। इसका एक माइल्ड वेरिएंट होता है जिसका नाम होता है इंटरमिटेंट ब्रांच चेन कीटोन्यूरिया, ठीक है। इसमें क्या होती है? पार्शियल डेफिशिएंसी होती है उस एंजाइम की, सेम एंजाइम की पार्शियल डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। और ये जो होता है इट रिस्पॉन्ड्स वेल टू हाई डाइट्स ऑफ थियामिन। अगर इस ऐसा डिसऑर्डर कुछ है जो हाई डाइट्स ऑफ थियामिन से रिस्पॉन्ड करता है, इसमें क्या है कि पार्शियल डेफिशिएंसी अगर हो रही है तो पार्शियल डेफिशिएंसी, और अपन ने बताया था कि ये एंजाइम इट रिक्वायर्स TPPS कोफैक्टर, थियामिन पायरोफॉस्फेट, और अगर हाई डाइट्स ऑफ थियामिन दे रहे हैं तो इट रिस्पॉन्ड्स वेल, ठीक है, क्योंकि वो रिएक्शन के लिए थियामिन कोफैक्टर बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पार्शियल डेफिशिएंसी होती है तो इंसान जी लेता है और ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आती है, और आती भी है तो विटामिन की टेबलेट दे देते थियामिन की और दिक्कत हट जाती है, ठीक है। तो इसका नाम है इंटरमिटेंट ब्रांच चेन कीटोन्यूरिया, ये भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। एक और डिसऑर्डर पढ़े तो आइसोवेलेरिक एसिड्यूरिया एक होता है, आइसोवेलेरिक एसिड्यूरिया। तो ये आइसोवेलेरिक एसिड्यूरिया, इसमें क्या है? ये है ल्यूसीन का मेटाबॉलिज्म, ल्यूसीन का कैटाबॉलिज्म इसमें अफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है? डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट इन आइसोवेलेराइल कोएंजाइमेट डिहाइड्रोजनेस, आइसोवेलेराइल कोएंजाइमेट डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। जो अपन ने देखा था ना करस्पॉन्डिंग एसाइल कोएंजाइम में बना था जो रिएक्शन के अंदर, तो वही है एसाइल कोएंजाइमेट डिहाइड्रोजनेस। जो अगर ल्यूसीन के अंदर मैंने बताया था, सबके अलग नाम नहीं ध्यान रखने पर, ये एक स्पेसिफिक ध्यान रखना कि आइसोवेलेरिक एसिड्यूरिया ड्यू टू डिफेक्ट इन आइसोवेलेराइल कोएंजाइमेट डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। तो इसमें भी कीटो एसिड अक्यूमुलेट होता है तो सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस और न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस आते हैं क्योंकि ब्रेन में अक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ध्यान रखना है वो आपको वही मेपल सिरप यूरिन डिजीज़, ठीक है। इसका नाम ऐसा क्यों है, क्या डिफेक्ट है बायोकेमिकल, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आ रहे हैं, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, रोथरा टेस्ट, वो सब, और बर्न शुगर और ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। और ये करस्पॉन्डिंग शॉर्ट में अपन ने ये ध्यान रख लिया कि इसका मेटाबॉलिज्म कैसा होता है, ठीक है। तो ये अपन ने अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म का एंड किया। अब अपन करेंगे क्लिनिकल केस डिस्कशन और उसके बाद नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और फर्दर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।